द कंपनी एस्टैब्लिशेस पावर, इसका पार्ट 2 हम लोग देख रहे हैं। तो इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि किस तरीके से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है 1600 में हमारे देश में आई थी, क्वीन एलिजाबेथ के चार्टर से मतलब हमारे देश में इसने व्यापार करना शुरू करा था। ये सारा हम देख चुके हैं। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं कंपनी ऑफिशियल बिकम्स नवाब्स। तो अब नवाब जो है इन्होंने क्या किया था, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि इन्होंने मुगल जो एम्परर था उससे नवाबी जो है, नवाबी यानी कि दीवानी राइट जो है वो ले लिए थे। मतलब अब कलकत्ता में जो करा खट्टे का काम करने का यही खुद किया करते थे। अब इनको नैबॉब्स कैसे बोला जाने लगा, तो क्या हुआ था कि कंपनी ने, जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, पहले अंग्रेजी सरकार यहाँ नहीं आई थी, पहले एक कंपनी आई थी। उस कंपनी ने इंडिया में काफ़ी सारी पावर, काफ़ी सारी ताकत हासिल कर रही थी और अथॉरिटी, काफ़ी उनका रुतबा यहाँ पर चल गया था। बट क्या इसका कोई और भी मतलब था? कंपनी के जो सर्वेंट थे ना, मतलब कंपनी में जो लोग काम करते थे, उन्होंने दे बिगेन टू हैव विजन्स ऑफ लिविंग लाइक नवाब्स। उनकी मतलब विजन होने लगी कि अब वो नवाबों की तरह ज़िंदगी जिएंगे। तो जब बैटल ऑफ प्लासी हो गया था, ठीक है, द एक्चुअल नवाब जो है, बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो असली नवाब थे वो तो मतलब उनको लैंड वगैरह सब कुछ देना पड़ा था, एंड वाज सम ऑफ मनी एज पर्सनल गिफ्ट टू कंपनीज ऑफिशियल। तो काफ़ी सारा पैसा मतलब बैटल ऑफ प्लासी के बाद काफ़ी सारा पैसा देना पड़ा था नवाब को, अंग्रेज़ों को, और अंग्रेजी सरकार जो थी, मतलब अंग्रेज़ों को यानी कि जो कंपनी थी ना, ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ा था, और उसके अंदर जो काफ़ी सारे लोग काम कर रहे थे उनको भी नवाब को काफ़ी सारे पैसे देने पड़े थे। तो रॉबर्ट क्लाइव जो थे ना, उसने खुद भी काफ़ी सारा फॉर्च्यून इकट्ठा कर लिया था, मतलब काफ़ी सारे पैसे उसने इंडिया से इकट्ठे कर लिए थे। और ही हैड कम टू मद्रास वो इंग्लैंड से आया था, जो रॉबर्ट क्लाइव था 1743 में, जब वो 18 साल का था। और 1767 में जब वो इंडिया छोड़ करके गया तो उसकी वर्थ थी पॉइंट 401 OMG, मतलब आप समझ लीजिए कहीं, मतलब बहुत ही ज़्यादा, ये कई करोड़ का ये नंबर है, इतनी ज़्यादा थी। इंटरेस्टिंगली ही वॉज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ बंगाल इन 1764 में उसको बंगाल का गवर्नर अपॉइंट किया गया था। किसको? रॉबर्ट क्लाइव को। और उससे कहा गया था कि जो करप्शन फैला हुआ है ना कंपनी में, भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इसको ख़त्म करे। मगर फिर 1772 में उसको ही भ्रष्टाचार के लिए उस पर केस चलने लगा था और उसने सुसाइड कमिट कर लिया था 1774 में। तो जो रॉबर्ट क्लाइव था, जिसने पूरा का पूरा प्लासी का युद्ध अंग्रेजों को जिताया था, इस पर ही केस चल गया था करप्शन का, और 1774 में इसने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया। हाउएवर सारे के सारे कंपनी ऑफिशियल्स जो थे उतने पैसे नहीं बना पाए थे जितने क्लाइव ने बना लिए थे। काफ़ी सारे लोगों की यहाँ पर डेथ हो गई थी, क्योंकि इंडिया में जो बीमारियाँ फैली हुई थी या फिर लड़ाइयों के बाद, ठीक है, राइट टू रिगार्ड ऑल। और ये भी सही नहीं था कि सबको हम लोग करप्ट या फिर डिसऑनेस्ट ही कहें। काफ़ी सारे लोग जो थे वो काफ़ी हम्बल बैकग्राउंड से, मतलब काफ़ी गरीब घरों से वो आए हुए थे, एंड देयर अपर मोस्ट डिज़ायर ये थी, सबसे बड़ी डिज़ायर उनकी यही थी कि इंडिया में आकर के वो पैसा कमाएं और ब्रिटेन में जा कर के वो अपनी कंफर्टेबल आराम से ज़िंदगी बिताएं। और जो लोग इंडिया से खूब सारा पैसे कमा करके वहाँ इंग्लैंड में पहुंच जाते थे, वो अपनी रिचेस के बारे में, अपने पैसों के बारे में खूब फ्लॉन्ट करते थे, मतलब खूब बखान करते थे अपने पैसे के बारे में। तो ऐसे ही लोगों को नाबॉब्स ऐसे ही लोगों को कहा जाता था, जो इंडिया में आकर के पहले काफ़ी मतलब गरीब होते थे वो ब्रिटेन में, फिर इंडिया में आकर के खूब पैसे कमा लेते थे और फिर बाद में ब्रिटेन में जाकर के खूब अपने पैसों की शेखी झाड़ते थे। तो इसलिए वहाँ के लोगों ने उनको नवाब का इंग्लिशाइज्ड वर्जन नैबॉब्स कहना उनको शुरू कर दिया था। दे वर ऑफन सीन एज अपस्टार्ट्स एंड सोशल क्लाइंबर्स इन ब्रिटिश सोसाइटी एंड वो रिडिक्यूल्ड एंड मेड फन इन प्लेज एंड कार्टून्स। और उनकी काफ़ी ज़्यादा प्लेज में, नाटकों में, कार्टून्स में ऐसे लोगों की काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाई जाती थी कि पहले वो गरीब थे, फिर इंडिया से खूब पैसा लूट लाट के किसी भी तरह से वो आए और वहाँ पे खूब शेखी झाड़ने लगे। इस तरीके के लोगों को नवाब या फिर उनको काफ़ी मजाक उड़ाया जाता था। कंपनी रूल एक्सपैंड्स। अब कंपनी का रूल किस तरीके से एक्सपैंड किया ये हम इसमें देखेंगे। प्रोसेस ऑफ एनेक्सेशन का मतलब होता है कब्जा करना। जो इंडिया का जो कब्जा करना इन लोगों ने शुरू करा था ना अंग्रेज़ों ने, वो एक तरह से प्लासी के युद्ध के बाद शुरू हो चुका था। इंडिया की जो स्टेट्स थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 से लेकर के 1857 तक बहुत बड़े इंडिया के इलाके पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने, इन अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। कंपनी को ना काफ़ी कम ही जो है डायरेक्ट अटैक करने पड़ते थे, ठीक है। ज़्यादातर अटैक तो उन लोगों के ना
मतलब अटैक ही नहीं करने पड़ते थे, वो अपने पॉलिटिकल, इकोनॉमिक या फिर डिप्लोमेटिक मेथड्स चला करके किसी भी राज्य को हड़प लिया करते थे। मतलब पहले पॉलिटिकल की अच्छा क्या करते थे, 2 राज्यों में लड़ाई करवा देते थे, फिर उसके बाद जब जो राज्य कमज़ोर होता था उसको या आराम से दबा लेते थे। इकोनॉमिकली इतना ज़्यादा उन पर टैक्स लगा देते थे इस तरीके से कि वो दब जाते थे। डिप्लोमेटिकली वही कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम अपनी आर्मी रखना बंद कर दो, फिर वो राज्य कमज़ोर हो जाता था। तो यही सारे कई तरीके वो अपनाते थे हमारे इंडिया के जो राजा वगैरह हैं उनको दबाने के लिए। तो क्या क्या टैक्टिक्स अपनाते थे वो, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक मेथड्स वो अपनाते थे इंडिया के अलग अलग इलाकों को अनेक्स करने के लिए, हड़पने के लिए। बैटल ऑफ बक्सर जो हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था, 1767 में। अगर आपने पिछली वीडियो अच्छे से देखी है तो आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि बैटल ऑफ प्लासे जो था वो कौन से साल में हुआ था। और प्लासे जो है ना वो एक पलाश ट्री है, पलाश ट्री करके वहाँ पर एक मिलता है जिससे गुलाल भी बनाया जाता है। वहाँ से ये अंग्रेज पलाश तो बोल नहीं पाते तो पलाश को वो पलाशे उन्होंने बोलना शुरू कर दिया था, तो वहीं से बैटल ऑफ प्लासे का नाम आया। और हाँ देखिए, मेरे को ध्यान नहीं रहता है, मैं कमेंट बॉक्स में याद से पूरे के पूरा प्रोवाइड कर दूंगी आपको ये जो है प्लेलिस्ट, जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर्स वगैरह मिल जाएंगे इससे पहले के चैप्टर्स, और बाकी ज्योग्राफी के मैं जो सारे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कवर कर चुकी हूँ, सब कुछ मैं आपको प्लेलिस्ट में प्रोवाइड करा दूंगी। तो देखिए, बैटल ऑफ बक्सर के बाद ना कंपनी ने अपॉइंट करना शुरू कर दिया था रेसिडेंट्स इन इंडियन स्टेट्स। इसका क्या मतलब है, देखिए रेसिडेंट्स ऐसे लोग होते थे जैसे हमारे अंग्रेजों ने बंगाल पे तो शासन कर लिया था, मगर बाकी सारे इलाके थे ना, और भी इलाके थे जहाँ पर इनका शासन नहीं था, तो वहाँ पर ये क्या करते थे, अपने रेसिडेंट्स बिठा देते थे। मतलब अपना एक आदमी बिठा दिया करते थे जो राजा के पूरी की राजा क्या काम कर रहा है उसकी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन इनके मतलब अपने हेड्स को वो लोग पहुँचा दिया करते थे। तो दे वर पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट्स एंड देयर जॉब वॉज टू सर्व एंड फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। तो ऐसे रेसिडेंट्स, ऐसे अंग्रेज अपने ब्रिटेन के लोग वहाँ पे बैठा दिया करते थे जो राजा के दरबार की सारी खबरें कंपनी को पहुँचाता रहता था। यहाँ पर कंपनी जो है ना ये एक्चुअली एक कंपनी है, ये है ईस्ट इंडिया कंपनी इसका नाम है। और पहले क्या था ना, जैसे कि अटैक किया जाता था तो राजा वगैरह करते थे, मगर अंग्रेज़ों ने किस तरीके से हमारा देश हड़पा है, वो उनकी क्वीन ने, उनके राजा ने कोई अटैक नहीं किया हम पे, उन लोगों ने अपनी एक कंपनी भेजी थी व्यापार करने के लिए, और उस कंपनी ने व्यापार करने के चक्कर में पूरे देश पे कब्जा सा जमा लिया। तो इन रेजिडेंट्स के थ्रू कंपनी जो है, कंपनी के ऑफिशियल्स जो थे, कंपनी के लोग, वो इंटरफेयर करते थे इंडियन स्टेट्स के इंटरनल मामलों में, उनके डेली कामकाज में काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर करते थे। वो ट्राई करते थे कि सक्सेसर कौन होगा थ्रोन का, मतलब अगला राजा कौन बनेगा, ये भी अंग्रेज़ जो है कोशिश करते थे कि हमारी ही चले इस बात में भी, और किसको अलग अलग पोस्ट्स पे बिठाया जाएगा ये भी अंग्रेज डिसाइड करने लगे थे। समटाइम्स कंपनी फोर्स करती थी अलग अलग राज्यों को सब्सिडरी अलायंस में। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्सिडरी अलायंस, ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा ये वाला क्वेश्चन कि व्हाट इज सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। तो सब्सिडरी अलायंस के अकॉर्डिंग क्या होता था, अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ दिस अलायंस इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्सेस। मेनली क्या होता था इसमें, सब्सिडरी अलायंस में जो इंडियन रूलर था ना, जो राजा था, उसको अपनी आर्मी रखने का हक नहीं था। दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी, और कंपनी जो है ना वही राजा को प्रोटेक्ट करेगी, बट हैड टू पे फॉर सब्सिडरी फोर्सेज दैट द कंपनी was supposed to maintain for the purpose of this protection। तो राजा जो है अपनी आर्मी नहीं रखेगा, बल्कि जो कंपनी है ना वो आर्मी रखेगी राजा के लिए, और पैसे कौन देगा उस आर्मी को, राजा देगा। मतलब राजा को तो डबल लॉस हो गया कि राजा को तो पैसे देने पड़ रहे हैं उस आर्मी को, मगर उस आर्मी पे राजा का कोई कंट्रोल भी नहीं है। तो यही तो अंग्रेज चाहते थे कि राजा को कमज़ोर कर दिया जाए। अगर इंडियन रूलर्स पेमेंट नहीं कर पाते थे तो एक टेरिटरी, उनके राज्य का एक हिस्सा हड़प लिया जाता था पेनल्टी के तौर पर। एग्जाम्पल के लिए रिचर्ड वेलेस्ली, आपसे वेलेस्ली याद कर सकते हैं, जो कि गवर्नर जनरल था 1700, इसने बड़े कारनामे किए वेलेस्ली ने। वेल था इसके नाम में, बट इसने वेल कोई भी काम नहीं किया है, इसने ही बहुत देखेंगे अभी चैप्टर में। वेल्सली वॉज गवर्नर जनरल जो कि था 1798 से 1805 तक। नवाब ऑफ अवध वॉज फोर्स टू गिव ओवर हाफ ऑफ इट्स टेरिटरी टू द कंपनी इन 1801 एंड एज ही फेल टू पे फॉर द सब्सिडरी फोर्सेस। तो जो नवाब ऑफ अवध था ना, उसको इसने क्या करा था, नवाब ऑफ अवध का लगभग आधा राज्य इसने हड़प लिया था, क्योंकि नवाब जो था ना अवध का, वो सब्सिडरी फोर्सेस के लिए पैसा नहीं दे पाया था। किसने किया था ऐसा, इस वेल्सली ने किया था। हैदराबाद को भी काफ़ी सारी टेरिटरी देनी पड़ी थी। टेरिटरी का मतलब होता है इलाका, अपने राज्य का काफ़ी सारा इलाका देना पड़ा था इस सब्सिडरी अलायंस सिस्टम के हिसाब से ही। और ये किसने ज़्यादातर फॉलो करा था इसको, वेल्सली ने।
अब पढ़ते हैं हम लोग टीपू सुल्तान के बारे में। यह है टीपू सुल्तान की पिक्चर। इनको कहा जाता है द टाइगर ऑफ मैसूर। मैसूर का इलाका जो आज के टाइम कर्नाटक वाले रीजन में आता है, वहाँ से ये बिलोंग करते थे। ठीक है, तो देखिए कंपनी रिस्टोर्ड टू डायरेक्ट मिलिट्री कन्फेडरेशन व्हेन इट सॉ अ थ्रेट टू इट्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो कंपनी जो है क्या करती थी, अटैक करना शुरू कर देती थी डायरेक्ट, कि अगर उसको लगता था कि भाई हम पे अटैक हो जाएगा, इससे पहले हम ही अटैक कर देते हैं। और इसको हम लोग समझ में आता है जो मैसूर था, इंडियन स्टेट, इंडिया का साउदर्न स्टेट जो था मैसूर, उसमें तो मैसूर जो है उसकी काफ़ी ज़्यादा ताकत बढ़ गई थी लीडरशिप में। हैदर अली जो है वो टीपू सुल्तान के फादर थे। जब हैदर अली के पास सत्ता थी तो मैसूर की ताकत काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। इन्होंने 1761 से लेकर के 82 तक हैदर अली ने रूल किया। और इनके जो फेमस सन टीपू सुल्तान ने 1782 से लेकर के 1799 तक इन्होंने रूल किया। मैसूर जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल, मतलब काफ़ी मुनाफे वाला ट्रेड करता था मालाबार कोस्ट से। देखिए मालाबार कोस्ट ना इधर को पड़ता है, जैसे इंडिया का ये सदर्न पार्ट है ना, सदर्न पार्ट है, तो इधर मालाबार कोस्ट जो है, कोस्ट मतलब जो है समुद्र तट, वहाँ से ही व्यापार इनका होता था। ये क्या करते थे, पेपर, मतलब जैसे कि क्या होता था मैसूर में ना काफ़ी ज़्यादा ट्रेड होता था, किस चीज़ का, पेपर का और कार्डमम का, मतलब गरम मसाले टाइप्स का काफ़ी ज़्यादा ट्रेड होता था, काली मिर्च और इलायची का। तो इस ट्रेड पर जो कंपनी ट्रेड किया करती थी, व्यापार किया करती थी, इस पर ये काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगाते थे और इस टैक्स से इनको काफ़ी ज़्यादा फायदा होता था। किसको, टीपू सुल्तान को, क्योंकि वो टीपू सुल्तान का इलाका था तो वो कंपनी पे टैक्स लगाता था। अब टीपू सुल्तान ने स्टॉप कर दिया एक्सपोर्ट करना सैंडलवुड, पेपर, कार्डमम थ्रू द पोर्ट्स ऑफ हिज किंगडम। अब 1785 में टीपू सुल्तान ने कहा ये लोग जो है ना अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको हम लोग कुछ भी नहीं देंगे, सैंडलवुड मतलब चंदन की लकड़ी नहीं देंगे, पेपर नहीं देंगे, कार्डमम नहीं देंगे, और डिसअलाउ कर दिया जो लोकल मर्चेंट थे कंपनी के, मतलब कंपनी को पूरी तरीके से काम करना अपने राज्य में टीपू सुल्तान ने बंद करवा दिया। He also established a close relation with फ्रेंच लोग जो थे उनके साथ इनकी काफ़ी ज़्यादा दोस्ती हो गई थी टीपू सुल्तान की, और इसने अपनी आर्मी को भी मॉडर्नाइज कर लिया था, काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न आर्मी बना ली थी फ्रेंच की हेल्प से टीपू सुल्तान ने। अब ब्रिटिशर्स को इस बात पे बड़ा ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि ब्रिटिशर्स का तो बिजनेस यहाँ पर ठप हो रहा था, टीपू सुल्तान उनको व्यापार नहीं करने दे रहा था। तो हैदर और टीपू काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस थे, एरोगेंट थे और डेंजरस थे, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित हो रहे थे अंग्रेज़ों के लिए। और रूलर्स हु हैड टू बी कंट्रोल एंड क्रश्ड, और इनको लगता था कि भाई इन रूलर्स को तो कंट्रोल करना पड़ेगा और इनको हराना पड़ेगा। 4 लड़ाइयाँ लड़ी गई 1767 से लेकर के 1799 तक। लास्ट बैटल जो थी, बैटल ऑफ सेरी रंगपट्टनम, डिड द कंपनी अल्टीमेटली विन अ विक्ट्री। फाइनली 4 लड़ाइयाँ लड़ने के बाद इन्होंने टीपू सुल्तान को हरा दिया। ये इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ सेरी रंगपट्टनम। तो सेरी रंगपट्टनम की जो बैटल थी वो मैसूर की जो 4 बैटल्स हुई हैं उसमें चौथी थी, और इसमें कंपनी फाइनली जीत गई और टीपू सुल्तान जो है हार गए अपनी कैपिटल सेरी रंगपट्टनम में। मैसूर को जो वाडियार डायनेस्टी थी ना मैसूर में, पहले जो सुल्तान टीपू सुल्तान या हैदर अली से पहले जो यहाँ पर शासन करते थे वो थे वाडियार। तो टीपू सुल्तान को हरा करके वाडियार्स को ये शासन वापस कर दिया गया, और वाडियार्स को सब्सिडरी अलायंस सिस्टम में अंग्रेज ले आए। आज भी वहाँ पर वाडियार वंश का ही राज्य चलता है। आज अब तो खैर डेमोक्रेसी, बट फिर भी जो भी चलता ही है। देखिए टीपू सुल्तान ने ना इस तरीके का ये बनवा रखा था कि एक टाइगर है और वो टाइगर जो है अंग्रेज के सोल्जर को खा रहा है। तो इस तरीके का टीपू सुल्तान ने बनवा रखा था। और अब ये जो है विक्टोरिया म्यूजियम है ना, एल्बर्ट म्यूजियम इन लंदन, वहाँ पर इसको रखा गया है। तो लेजेंड ऑफ टीपू तो यही है, टीपू सुल्तान। कॉर्नवालिस रिसीविंग सन्स ऑफ टीपू सुल्तान, जो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस था मेनली, जो ये ना सब्सिडरी अलायंस सिस्टम इसी ने लागू करवाया है। टीपू सुल्तान अपने बेटे को दे रहे थे कि थर्ड बैटल ऑफ ये जो हुई थी ना मैसूर और एंग्लो मैसूर बैटल थी, उसके टाइम पर टीपू सुल्तान ने अपने बेटों को एक तरह से कस्टडी में दे दिया था। कंपनी फोर्सेस वर डिफीटेड बाय हैदर अली एंड टीपू सुल्तान इन काफ़ी सारी बैटल्स में कंपनी की फोर्सेस को इन्होंने हरा दिया था टीपू सुल्तान हैदर अली में। बट 1792 में कंबाइंड अटैक हुआ था, मतलब मराठाज ने, निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने और कंपनी ने मिल करके टीपू सुल्तान पे अटैक कर दिया था। मतलब हमारे देश के लोगों ने भी तो साथ दिया था ना अंग्रेज़ों का, तभी तो वो लोग हमारे देश पे शासन कर पाए थे। तो मराठाज ने, ठीक है, निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने और प्लस कंपनी ने, तीनों ने मिल करके टीपू पर अटैक किया था। तो उस टाइम पर टीपू को ट्रीटी करनी पड़ी थी टीपू सुल्तान को, और अपने 2 सन जो है देने पड़े थे होस्टेज के फॉर्म में ब्रिटिशर्स को। और यही पेंटिंग जो है दर्शाती है कि किस तरीके से टीपू सुल्तान अपने 2 बेटों को दे रहे हैं अंग्रेज़ों को। 3rd बैटल के बाद 4th बैटल में तो हार ही गए थे टीपू सुल्तान, उनकी डेथ हो गई थी।
अब आता है वॉर विद मराठास। पहले मराठास का साथ लिया टीपू सुल्तान को हराने में, फिर जब खुद ताकतवर हो गए, टीपू सुल्तान मर गया, तो अब मराठास खुद चढ़ दिए इन पे, अब अंग्रेज़ों ने फिर मराठाओं से भी खूब दुश्मनी कर ली। फ्रॉम 18th सेंचुरी से कंपनी जो है सॉट टू कर्ब इवेंचुअली डिस्ट्रॉय मराठा पावर। अब उन्होंने सोचा कि मराठास ही बड़े बचे, अब इनको भी हमें डिस्ट्रॉय करना है, ख़त्म करना है। और मराठास की जो है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो हुई थी 1761 में, मराठास का जो ड्रीम था ना दिल्ली पर रूल करने का, वो शैटर्ड हो गया था, मतलब टूट गया था। और काफ़ी सारी स्टेट्स में अब मराठा जो है वो बट गए थे। इनके जो सरदार होते थे वो अलग अलग डायनेस्टीज़ को बिलोंग करते थे, जैसे कि सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले, ठीक है, अलग अलग डायनेस्टीज़ को बिलोंग करते थे। फिर अब मराठास मतलब क्या हो गया था ना, पहले एक था ज़्यादातर, बट फिर ये काफ़ी सारे टुकड़ों में ना बट से गए थे मराठास भी। उनके चीफ्स जो है ना वो काफ़ी सारी कन्फेडरेसी हेल्ड करते थे अंडर अ पेशवा, प्रिंसिपल मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर टाइप का आप कह सकते हैं पेशवा को, हु बिकम इट्स इफेक्टिव मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बेस्ड इन पुणे। महाजी सिंधिया, नाना फांडेस वर द टू फेमस मराठा सोल्जर्स एंड स्टेटमेंट ऑफ द लेट 18th सेंचुरी। तो ये जो होते थे ना कन्फेडरेसी जो होता है इसका मतलब होता है अलायंस, मतलब ये सारे के सारे सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले, ये सारे इकट्ठा होकर के मराठास की एक तरह से सत्ता का वो करते थे कि हम सब मराठास हैं। मराठास का एक ग्रुप था पूरा का पूरा, तो अलग अलग इलाकों में राज करते थे। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो पेशवा होता था ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन होता था। मराठास वर सबड्यूड इन अ सीरीज ऑफ वॉर। मराठास को सीरीज ऑफ वॉर, कई सारी अंग्रेज़ों ने लड़ाइयाँ लड़ी, उसके बाद ही ये मराठास को अंग्रेज दबा पाए थे। फर्स्ट वॉर जो हुई थी ना वो 1782 में ख़त्म हो गई थी विद द ट्रीटी ऑफ सालबाई। देयर वाज नो क्लियर विक्टर। तो मतलब 1782 में जो ट्रीटी ऑफ सालबाई हुई थी, किसके बीच हुई थी? ये हुई थी अंग्रेज़ों के और मराठास के बीच में। इसमें समझ नहीं आया था कि एक्चुअली में जीता कौन है। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर जो है वो 1803 से 05 के बीच में हुई थी अलग अलग इलाकों में। रिजल्टिंग ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने उड़ीसा पर अपना कब्जा जमा लिया था और नॉर्थ ऑफ यमुना के पार जो भी आगरा दिल्ली वगैरह का इलाका है ना, मतलब उड़ीसा, आगरा, दिल्ली, ये अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गया था और मराठा से छूट गया था। सेकेंड जो वॉर हुई थी एंग्लो मराठा वॉर। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जो हुई थी उसमें मराठा की जो पावर है ना वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक तरह से आप समझ लीजिए पूरी तरीके से 1817 से 19 के टाइम पे ख़त्म ही ये हो गए थे। पेशवा को हटा दिया गया और बेतुर भेज दिया गया कानपुर के पास और उसको पेंशन पे रखा गया। फिर कंपनी ने नाउ हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर टेरिटरी साउथ ऑफ विंध्यास। मतलब विंध्यास है ना मध्य प्रदेश में आता है, विंध्यास के साउथ में पहले मराठास थे, फिर मराठास को भी हरा दिया गया थर्ड एंग्लो मराठा वॉर पे। पूरा का पूरा साउथ इंडिया अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गया था। अब नेक्स्ट आता है द क्लेम टू पैरामाउंटेसी। ये मतलब क्लियर हो चुका था ऊपर से कि अर्ली 18th सेंचुरी में, मतलब जब इन्होंने मराठों को हरा दिया उसके बाद तो कोई पावर बची ही नहीं थी जो इनका मुकाबला कर सके। तो इन्होंने अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा पूरे के पूरे इंडिया पर लगभग इन्होंने अपना कब्जा जमा लिया था। लॉर्ड हेस्टिंग जो कि गवर्नर बने थे 1813 से 1823 के टाइम पर नई पॉलिसी ये लोग लेके आए, पैरामाउंटेसी वॉज इनिशिएटेड। अब ये क्या था आप देखते हैं। कंपनी क्लेम कर सकती थी अपनी अथॉरिटी वॉज सुप्रीम और पैरामाउंट, हेंस इट्स पावर वॉज ग्रेटर देन द इंडियन स्टेट्स। अब पैरामाउंटेसी का मतलब होता है जो सबसे ऊपर है, मतलब ये कहते थे कि जो इंडियन स्टेट्स है ना वो हमसे नीचे हैं। पैरामाउंट वो होता है जिससे ऊपर कोई नहीं होता। तो ये कहते थे कि जो ब्रिटिश पावर है ना वो इंडियन स्टेट्स है, इंडियन राजाओं के से पैरामाउंट है, ऊपर है। तो in order to protect its interest, it was justified in annexing or threatening to annex Indian kingdom. This view continued to guide later British policies as well. तो मतलब अब ये इन्होंने क्या कहा था कि हम लोग पैरामाउंट, हम सबसे ऊपर हैं, तो हम लोग किसी भी राज्य को इंडिया के हड़प सकते हैं। इस प्रोसेस में जो है अब अनचैलेंज तो नहीं गया होगा, लोगों ने चैलेंज किया होगा कि भाई तुम ऐसे कैसे हड़पते रहोगे। तो ब्रिटिशर्स ने ट्राई किया था अनेक्स करने का। एक छोटा सा स्टेट है कित्तूर का जो कि आज कर्नाटक में पड़ता है, वहाँ पे रानी चन्नम्मा थी, उन्होंने आर्म्स में आ गई, मतलब कि हम ऐसे नहीं देंगे अपना राज्य। तो एंटी ब्रिटिश मूवमेंट उन्होंने वहाँ पे चलाया, बट वो अरेस्ट हो गई थी 1824 में और प्रिजन में जेल में 1829 में उनकी डेथ हो गई थी।
बट जो एक रायन्ना थे, एक काफ़ी गरीब चौकीदार थे ऑफ सांगोली कित्तूर में, कैरीड ऑन रेजिस्टेंस। तो इन्होंने रेजिस्टेंस कैरी ऑन रखा था, चालू रखा था। विद पॉपुलर सपोर्ट ही डिस्ट्रॉयड मैनी ब्रिटिश कैंप्स एंड रिकॉर्ड्स। तो जो रायन्ना था ना, इसने जो कित्तूर का ही था, काफ़ी मतलब प्रोटेस्ट अंग्रेज़ों के खिलाफ जारी रखा था और ब्रिटिश कैंप और रिकॉर्ड्स काफ़ी सारे इसने डिस्ट्रॉय करे थे। ही वॉज कॉट एंड हैंडेड बाय द ब्रिटिश इन 1830। ठीक है, तो इनको मतलब इन्होंने काफ़ी सारे अटैक करे थे ब्रिटिशर्स पे, बट फिर 1830 में इनको भी पकड़ के जो है बंदी बना लिया गया था। अब आगे आता है लेट 1830s के टाइम पर ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ना, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, क्योंकि रशिया काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड कर रहा था। उसको लग रहा था कंपनी को, अगर रशिया जो है एक्सपैंड करता हुआ एशिया की तरफ आ गया है और इंडिया में एंटर कर गया नॉर्थ वेस्ट में, तो हमारा क्या होगा। अब इस डर से ब्रिटिश चाहते थे कि अपना जो नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है ना, वो हम सिक्योर कर लें। नॉर्थ वेस्ट का ये पार्ट है, देखिए सपोज करिए इंडिया है, अरे यार आप जैसे कि ये ऐसे करके इंडिया है ना, ऐसे करके तो थोड़ा बहुत सही सा कुछ बन रहा है ना। हाँ, तो ये वाला जो पार्ट है ना, जहाँ पे पंजाब और ये वाला जो रीजन है, पंजाब राजस्थान इधर वाला, ये नॉर्थ वेस्ट पार्ट है इंडिया का। ठीक है, और पाकिस्तान वाला पार्ट भी पहले इंडिया में आता था, तो वो भी नॉर्थ वेस्ट पार्ट था। तो इन्होंने सोचा कि कहीं नॉर्थ वेस्ट पार्ट से रशिया जो है इंडिया में एंटर ना कर जाए, तो हम नॉर्थ वेस्ट पार्ट को सिक्योर कर लें। तो इन्होंने सोचा They fought a prolonged war with Afghanistan between 1838 से 42 में and establish indirect control रूल ऑफ कंपनी थे। मतलब फिर अफगानिस्तान से इन्होंने लड़ाई वगैरह करी और अपना एक तरह से इनडायरेक्ट सा कंट्रोल अफगानिस्तान पे चला लिया। सिंध जो है वॉज टेकन ओवर इन 1843। सिंध जो है ना पाकिस्तान में आता है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट था पहले इंडिया का वो। नेक्स्ट इन लाइन वॉट पंजाब। तो सिंध पर इन्होंने कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने 1843 में। फिर पंजाब पे प्रेजेंस कर लिया। जब महाराजा रणजीत सिंह थे ना, उस टाइम तक तो कंपनी कुछ नहीं कर पाई, बट जब रणजीत सिंह की डेथ हो गई 1839 के बाद, तो 2 प्रोलॉन्ग्ड वॉर्स हुई, वर फॉर्ड विद सिख किंगडम, और अल्टीमेटली 1849 में पंजाब को भी अनेक्स कर लिया गया, अपने कब्जे में ले लिया गया। तो 1849 तक आते आते पंजाब को भी अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया था। अब आता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये भी बहुत जैसे कि हम लोगों ने देखा था ना, एनेक्सेशन वाला जो था पार्ट, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब ये पैरामाउंटेसी भी इंपॉर्टेंट है, और ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइनल वेव जो एनेक्सेशंस की मतलब हड़पने की आई थी, वो आई थी डलहौजी के टाइम पे। डलहौजी गवर्नर जनरल बना था 1848 से लेकर के 1856 के टाइम के लिए। उसने ऐसी पॉलिसी बनाई थी जिसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। He devised a policy that came to be known as Doctrine of Lapse। किसने बनाई थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? डलहौजी ने। तो इस डॉक्ट्रिन के अंदर इंडियन रूलर की अगर डेथ हो जाती है और उसका कोई मेल एयर नहीं होता, मतलब उसका कोई बेटा नहीं होता है, बायोलॉजिकल सन नहीं होता है, तो वो किंगडम जो है ना, अब किसी को भी नहीं मिलेगी, वो किंगडम अंग्रेजों की हो जाएगी। इस नाम पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लैप्स हो जाएगी मतलब टूट जाएगी, हट जाएगी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम पर उसने काफ़ी सारे इलाकों को हड़पा, जैसे कि सतारा को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम पर सबसे पहला जो स्टेट उसने हड़पा था अंग्रेजों ने और ये डलहौजी ने, ये था सतारा। सतारा कब हड़पा था उसने, ईयर भी इंपॉर्टेंट है। 1848 में इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम पर सतारा को हड़प लिया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था? इसके अकॉर्डिंग अगर कोई राजा मर जाता है और उसका कोई अपना सगा बेटा नहीं होता है, तो वो राज्य हड़प लिया जाएगा अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेज हड़प लेंगे उस राज्य को। किस राजा को हड़पा इस नाम से? और सतर, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी के बारे में तो हमें पता ही है ना। तो सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी, इस तरह से इन्होंने हड़पा था। फाइनली 1856 में जाकर के कंपनी ने अवध को भी हड़प लिया था। द टाइम द ब्रिटिश हैड एन एडेड आर्ग्यूमेंट, दे सेड, अब अवध को भी उन्होंने हड़पा, बट उन्होंने ये भी कहा कि ऑब्लाइज थे भाई, वो मतलब जो अवध था ना, वो इतनी मिस गवर्नमेंट कर रहा था, वहाँ का जो नवाब था ना, वो बिल्कुल लोगों पर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार कर रहा था, और इसलिए हमने अवध को हड़प लिया। तो भाई ये जो था ना, ये आर्ग्यूमेंट सही नहीं था, क्योंकि कौन सा इन्होंने अत्याचार ना किए, मतलब नहीं किए है ना अंग्रेज़ों ने भी तो बहुत ज़्यादा परेशान किया लोगों को। और फिर 1857 का रिवोल्ट हो गया था, जिसके बारे में हम इलेबोरेटली काफ़ी अच्छे से इस बुक में पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में। तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी थी ना, ये सबसे पहले लगाई गई सतर पे 1848 में। और अगर क्यों कि राजा मर गया और उसका कोई अपना बेटा नहीं है, तो अंग्रेज उस राज्य को हड़प लेंगे। ये थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी, और स्टार्ट की गई थी डलहौजी ने।
डलहौजी गवर्नर जनरल था 1848 से लेकर के 1856 तक। अब आता है नेक्स्ट, ये देखिए इंडिया रेड वाला 1797 में सिर्फ और सिर्फ जो है ना येलो वाला पार्ट इंडिया का ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था, और 1840 आते आते देखिए कितना सारा येलो वाला पार्ट इनके कंट्रोल में आ गया 1840 आते आते। अब ये देखिए 1857 में येलो वाला पार्ट कितना सारा इलाका इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था। ये डायरेक्टली अपने कब्जे में लिया था, बाकी सारे ये जो इलाके दिख रहे हैं ना ये इनडायरेक्टली इनके कब्जे में थे, मतलब इन राजा वाजा जो है इनकी बात मान लिया करते थे। ये था इनका सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। अब नई एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, 25 मिनट्स का हो गया है और इसमें भी अभी 10 मिनट और लग जाएंगे, तो ये काम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं इसको, क्योंकि चैप्टर काफ़ी बड़ा था ना, इसलिए थोड़ा सा लेंदी वीडियोस हो गई। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।